सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। करेंगे बात राशियों की, लेंगे आपका एक प्रश्न और करेंगे एक ऐसे योग के ऊपर चर्चा जो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं या सुने हुए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण योग है और बहुत सी कुंडलियों में यह बनता है, और उसका नाम है गज केसरी योग। तो खोल लीजिएगा अपनी कुंडली, क्योंकि आज बताऊंगा कि गज केसरी योग कैसे बनता है, कब बनता है, क्या है इसका प्रभाव, कब यह अधिक प्रभावशाली होता है और कब इसका प्रभाव नहीं के बराबर हो जाता है। करेंगे चर्चा विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। मेष राशि की अगर बात आज की जाए तो आपके लिए नए कार्यों, योजनाओं की चर्चा आज होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। पुरानी बीमारी कोई यदि है तो वह आज उभर सकती है। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो आज सोचे हुए कामों में मनचाही सफलता मिलेगी। व्यापारिक जो लोग हैं वो निर्णय समय पर ले पाएंगे। विश्वासप्रद माहौल रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। स्थायी संपत्ति संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों के लिए बात किया जाए तो अपनी लगन और मेहनत का उचित परिणाम आज आपको मिलेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखना है। सहनशीलता की आज कुछ कमी हो सकती है। आर्थिक झंझटों में आज आप उलझ सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। कर्क वालों की बात करूं तो व्यापार और नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। अति विश्वास, अति उत्साह से बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं ठीक होता। आमदनी के अनुरूप ही आपको खर्च करना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा था कि आज मैं बात करूंगा गज केसरी योग के ऊपर। उम्मीद है कि आप अपनी कुंडली खोल चुके होंगे या आप जानते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या इस प्रकार का योग, युति या स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है क्या। गज केसरी योग जो बनता है, देखिए बहुत से योग हैं जो लग्न से देखना होता है, बहुत से योग हैं जिसकी गणना सूर्य की स्थिति से करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो योग या दुर्योग बनते हैं वह चंद्रमा के साथ बनते हैं। गज केसरी योग की गणना भी चंद्रमा से ही करना चाहिए या की जाती है। यह तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ हों। पहली स्थिति तो यह है कि गुरु और चंद्रमा एक साथ ही बैठे हों। अगर दोनों एक साथ बैठ गए तो यह गज केसरी योग बनाता है। चाहे यह किसी भी भाव में बैठे, आपकी कुंडली में गज केसरी योग यह बनाएगा। दूसरी स्थिति होती है कि जब बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, अर्थात चंद्रमा मान लीजिए आपके लग्न में बैठा है तो बृहस्पति आपके चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दसम भाव में हो। इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि बृहस्पति लग्न में बैठा है तो चंद्रमा आपके चतुर्थ में है, सप्तम में है या दसम भाव में है। अगर यह योग बनता है तो इस योग का जो प्रभाव है, गज केसरी योग का जो सामान्य प्रभाव है, चूंकि बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है और चंद्रमा भी बहुत शुभ ग्रह है, एक तो सबसे अच्छी बात होती है कि आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत वाक शक्ति होती है, यानी बोलने की क्षमता जो है आपकी बड़ी प्रभावशाली होती है। इसकी शुभता से धन, समृद्धि और संतान, धन सब लोग जानते हैं। समृद्धि के ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा, समृद्धि का मतलब होता है धन के साथ साथ सुख और शांति भी हो। यदि यह दोनों का योग है तभी आप समृद्ध कहलाएंगे। धनी बहुत लोग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में शुभता हो, उनके जीवन में शांति हो। तो यदि बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग में है तो इनकी अच्छी बात यह है कि यह आपके जीवन में धन, समृद्धि और वंश वृद्धि, संतान की संभावनाओं को भी यह बढ़ाने वाले होते हैं। दूसरी बात यह है कि यह सम्मान भी बहुत अधिक बढ़ाता है।
कहीं न कहीं जो भी जिस भी क्षेत्र में आप काम करें उसमें आपकी स्थिति, चाहे काम आपका छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, दोनों ही स्थितियों में जो भी आपका सामाजिक दायरा है उसमें कहीं न कहीं आप सम्मान के पात्र होते हैं और उस जगह पर आपको सम्मानित किया जाता है। जब यह बहुत मजबूत योग बनेगा, उस पे मैं बताऊंगा कि मजबूत कब बनता है और कमजोर कब बनता है। बहुत मजबूत अगर यह योग बनेगा तो आपको अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती, बहुत धन संपत्ति प्राप्त होगी और बहुत समृद्ध जीवन आपका बनेगा। लेकिन यह गज केसरी योग हर स्थिति में बहुत प्रभावी नहीं होता। कई बार लोग गज केसरी योग देख लेते हैं और बड़े खुश हैं, मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग बन रहा है और फिर भी मैं परेशान हूं। ऐसे प्रश्न मेरे सामने भी आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, मेरा तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कितना भी बड़ा राजयोग क्यों न हो, उसका वह किस भाव में बन रहा है, किस स्थान पर बन रहा है, किस स्थिति और परिस्थिति में है, उन ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और वो जो ग्रह हैं बृहस्पति या चंद्रमा, वो आपकी लग्न कुंडली में किस भाव के कारक हैं, किस भाव के स्वामी हैं। तो इन स्थितियों के कारण उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव में कमी होती है। अगर देखा जाए तो जब यह योग बहुत अच्छा नहीं होगा तो किसी न किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में उत्पन्न होती है और कई बार यह बड़े रोग, बड़ी समस्या और बड़ी आर्थिक हानि का कारक बन जाता है। तो करेंगे इसके ऊपर और अभी चर्चा, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो व्यापार व्यवसाय में निरंतर प्रयास और सावधानी रखना होगा आपको। शारीरिक अवस्था का ध्यान भी रखें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है और विश्वास में आज कुछ आपके कमी आएगी। कन्या वालों की बात करूं तो परिश्रम का पूरा परिणाम मिलेगा, अच्छी व सुखद स्थितियां बनेगी। आज व्यावसायिक सफलता से आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके महत्वाकांक्षा की पूर्ति होने की प्रबल संभावना है आज। तुला वालों की बात करूं तो परिवार में संतोष, खुशी का अनुभव आप करेंगे, रोजगार में सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा, कानूनी कार्य समय से पूरे कर पाएंगे आप, आर्थिक तरक्की का योग आज बहुत अच्छा है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो व्यापार में निरंतर प्रयासों से लाभ और प्रगति की संभावना है। खरीद बिक्री के काम आज होंगे। अपने व्यसन यदि कोई आप करते हैं तो उस पर बहुत नियंत्रण रखिए, अन्यथा उसके कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन एक प्रश्न ले लेते हैं जो राजेश जी लिखते हैं, राजेश गुप्ता जी गोरखपुर से। इनकी जो समस्या है वह दो प्रकार की है। पहले तो आप कार्यक्रम को नियमित देखते हैं और आपने उसकी तारीफ की है, इसके लिए आपका आभार। आप लिखते हैं कि बहुत परेशानी में हूँ, 7.5 भी लगी है, धन प्राप्ति करने के साधन भविष्य में कब अच्छे होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पेट में एक पथरी है, शल्य चिकित्सा होगी, आगे का भविष्य कैसा रहेगा। तो राजेश जी, मैं आपकी कुंडली की यदि बात करूं तो आपकी जो कुंडली बन रही है, देखिए आप स्क्रीन पर अपनी कुंडली को जो आपने विवरण भेजा है उसके अनुसार वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी और राशि भी आपके वृश्चिक है और लग्न में सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति बन रही है, अर्थात जबरदस्त ग्रहण दोष। पहली चीज, ऐसी स्थिति में परिश्रम का जल्दी परिणाम नहीं मिलता है। किसी के भी, जो और भी दर्शक मेरे देख रहे हों, यदि लग्न में ही ग्रहण दोष बन रहा हो, ग्रहण दोष तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा के साथ केतु या राहु आ जाए, और यहाँ तो सूर्य भी, चंद्रमा भी और केतु भी, तो जबरदस्त ग्रहण योग बन रहा है और चंद्रमा यहाँ नीच का है। इसके प्रभाव के कारण आप शनि 7.5 के मध्य दौर से गुजर रहे हैं और मध्य दौर वृश्चिक वालों के लिए बहुत परेशानी भरा होता है और मुझे लगता है आप इसके पूरे प्रभाव में हैं। इसके साथ साथ पंचमेश गुरु वक्री है और गुरु लाभेश भी है, वह 6ठे भाव में जा रहा है। तो इस कारण मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न हो रही है और कार्य व्यापार में बहुत बाधा का योग बना हुआ है। 2015 से आपकी परेशानियां और बढ़ी होंगी क्योंकि राहु की महादशा भी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि मैं समय की केवल बात करूं तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद, सितंबर 2017 के बाद आपकी स्थिति में कुछ सुधार होगा और आपको कार्य व्यापार में कुछ जो है वह, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी कुछ उन्नति होगी या कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे। जून के बाद, जून 2017 के बाद शल्य चिकित्सा करानी ही पड़ेगी। अगर आप दवा वगैरह के कारण किसी तरह से उसको टाल रहे हैं तो आप बेहतर होगा उसे करा लें, अन्यथा जून के बाद कराने का योग बहुत प्रबल है और हो सकता है आपको शल्य चिकित्सा करानी पड़े।
एक सुझाव भी आपको दूंगा, बृहस्पति बहुत खराब है, इसके कारण आपसे निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी और लाभ में हमेशा कमी बनी रहेगी। तो बृहस्पति संबंधी दान किसी धर्म स्थल पर, जैसे पीला कपड़ा है, पीले फूल हैं, पीले मिठाइयाँ जैसे बेसन की मिठाई है, लड्डू है, और थोड़ा धर्म स्थल पर, किसी भी धर्म स्थल पर जाकर थोड़ी सेवा किया करें और वृक्षारोपण करें। वृक्षों की सेवा से आपकी स्थिति में बहुत सुधार आएगा। तो यह था आपका उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। करेंगे और भी बात, जानेंगे गजकेसरी योग के प्रभाव, दुष्प्रभाव और परिस्थितियों के बारे में, तथा चर्चा करेंगे और भी राशियों के बारे में। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तथा जानते हैं राशियों का हाल। धनु वालों की बात करूं तो नौकरी में स्थानांतरण, पदोन्नति की संभावना आज बन रही है। विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यर्थ की शान शौकत से आज आपको दूर रहना है। मकर वालों की बात करूं तो नया परिचय लाभकारी रहेगा। आज किसी से आपका नया संबंध हो सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपके कामों को सम्मान और यश मिलेगा। व्यापार में आशानुकूल स्थिति बनी रहेगी। कुंभ वालों की बात करूं तो बुद्धि बल से शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ होंगे। आय में आज कुछ कमी का योग है। संतान को भी कष्ट संभावित है, लेकिन मन आज आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। मीन वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज कार्य क्षेत्र के विस्तार हेतु किए गए प्रयास सफल होंगे। समस्या के हल में छोटे भाइयों से आपको मदद मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। बात कर रहा था मैं गज केसरी योग की। बहुत प्रभावशाली योग है और यह योग जब बनता है तो व्यक्ति अगर अच्छा योग बने तो बहुत जीवन में आपको लाभ और तरक्की मिलती है। अब देखते हैं एक एक स्थितियों को कि यह कब निष्फल या अशुभ जो है यह परिणाम देता है। पहले इसको जान लीजिए कि यह कब निष्फल हो जाता है, कब इसका परिणाम सकारात्मक नहीं मिल पाता बल्कि नकारात्मक प्रभाव यह देता है या उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता होते हुए भी। पहली स्थिति है कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो, क्योंकि यह चंद्रमा और बृहस्पति के कारण ही बनता है। तो यदि चंद्रमा की ही स्थिति अच्छी नहीं है तो गज केसरी हो करके भी यह प्रभावशाली नहीं रह जाता। और चंद्रमा की जो स्थिति है वह चंद्रमा जब पीड़ित हो तो आपके लिए यह समस्या उत्पन्न करता है, जिसमें यदि चंद्रमा केपद्रुम योग में है। केपद्रुम योग मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। केपद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा के पहले, एक घर पहले और एक घर बाद कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह ना हो, तब यह योग उत्पन्न होता है। अकेला चंद्रमा एक घर पहले और एक घर बाद, बीच में चंद्रमा अकेला हो तो केपद्रुम योग बनता है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपका जो गज केसरी योग है वह उतना प्रभावशाली नहीं रह पाता। दूसरा, चंद्रमा के से पहले और बाद में कोई पाप ग्रह भी ना हो, यानी राहु ना हो, केतु ना हो और सूर्य ना हो। इन तीन ग्रहों में से कोई भी अगर ग्रह जो है वह आता है चंद्रमा से पहले या चंद्रमा के बाद, तो भी चंद्रमा का प्रभाव काफी निष्फल हो जाता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ है, एक तो हो गया कि केपद्रुम योग है, दूसरा हो गया कि चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, यानी राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, जैसे वृश्चिक का चंद्रमा हो गया, बहुत कमजोर चंद्रमा हो गया। जैसे मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में किसी बताया था कि कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेकर के शुक्ल पक्ष सप्तमी तक का चंद्रमा कमजोर होता है। तो यदि चंद्रमा कमजोर हो गया, पाप प्रभावित हो गए या पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो गजकेसरी योग होते हुए भी इसके प्रभाव में बहुत कमी आती है और इसका उतना लाभ आपको नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अब चंद्रमा के साथ साथ गुरु की भी स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा और गुरु के कारण यह योग बन रहा है। तो गुरु की यदि स्थिति नकारात्मक है आपकी कुंडली में, गुरु को आप देखिए कि गुरु, गजकेसरी योग तो बन रहा है लेकिन गुरु की क्या स्थिति है, क्या गुरु वक्री है? यदि गुरु वक्री होगा तो गजकेसरी योग का जो प्रभाव है उसमें बहुत कमी आएगी। गुरु भी यदि पाप ग्रह से प्रभावित है, जैसे गुरु शनि युति, गुरु राहु युति, गुरु चांडाल दोषी बन जाता है, गुरु केतु की युति, अगर यह इनके साथ दृष्टि योग बन रहा है या इनके साथ युति बन रही है, युति माने एक साथ बैठना,
दृष्टि माने एक ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो बृहस्पति नकारात्मक हो जाता है और उसका प्रभाव आपकी जो गजकेसरी योग बन भी रहा है तो उसके प्रभाव में बहुत कमी आती है, लगभग नहीं के बराबर वह प्रभाव देता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बृहस्पति यदि अस्तगत है या बृहस्पति अपनी नीच राशि में, बृहस्पति की नीच राशि है मकर, तो भी इसके प्रभाव में कुछ कमी आ जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो गजकेसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है उसमें चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति कैसी है, क्या ये नकारात्मक प्रभाव में तो नहीं है? अगर हैं तो इसके प्रभाव में कमी जाने, और अगर नहीं है तो स्थिति बेहतर होगी। अब कौन कौन सी स्थिति होगी जिससे यह बहुत प्रभावशाली हो जाएगा? पहली चीज, गुरु या चंद्रमा ये उच्च राशि में हो। अब गुरु की जो उच्च राशि होती है वह है कर्क। तो देखिए कि क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति है वह कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि अर्थात आपकी कुंडली में 4 का अंक लिखा होता है, 4 का मतलब हुआ कर्क राशि। तो कर्क राशि में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो बृहस्पति उच्च का माना जाता है। और यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं है, तो यह बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा और टेक्निकल हो जाता है लेकिन मैं इसके लिए सीधी बात कहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, अच्छे अंशों में हो तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। या चंद्रमा उच्च का हो। चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में। वृषभ अर्थात आपकी कुंडली में के जो 12 घर हैं उस घर में जहां 2 नंबर लिखा होगा उसको वृषभ राशि कहते हैं। तो यदि वृषभ राशि का चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत अच्छा परिणाम देगा आपके गजकेसरी योग का। दोनों ही यदि अच्छी स्थिति में, हालांकि दोनों उच्च के हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों उच्च के होंगे तो गजकेसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 4 में जो अंतर होता है वो 3 का होता है, जो यह संभव नहीं है। तो दोनों की उच्च स्थिति नहीं होगी, कोई एक उच्च का होगा तो बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत अच्छा परिणाम देगा, दोनों में से कोई भी एक ग्रह उच्च स्थिति में हो। दूसरी बात, इन दोनों में से चाहे चंद्रमा या गुरु यदि अपनी राशि में हो, चंद्रमा की अपनी राशि होती है कर्क अर्थात जहां 4 नंबर लिखा हो, यदि चंद्रमा उसमें बैठा है तो अपनी राशि में है, और यदि अपनी राशि में है भी तब भी बहुत अच्छा परिणाम देगा। उसी प्रकार जो बृहस्पति की अपनी राशियां हैं अर्थात धनु और मीन, कुंडली में आप देखिए कि बृहस्पति धनु अर्थात 9 नंबर और मीन अर्थात 12 नंबर, यह दोनों स्थानों पर यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो भी यह बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए देता है और गजकेसरी योग के शुभता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं कि गजकेसरी योग चाहे कितना प्रभावशाली हो लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव तब आपको मिलेगा जब गजकेसरी योग शुभ स्थिति में हो और चंद्रमा या बृहस्पति की दशा या अंतर दशा हो। यदि इनका योग बन गया तो बहुत अच्छा समय आपका जाएगा। तो आज गजकेसरी योग के बारे में आपने जाना। उम्मीद है आप अब अच्छे से गजकेसरी योग को समझ पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।